Sir, I'm extremely grateful to the honourable members, and I do understand that some members have other commitments as well. आऊँगा हिंदी पर भी आऊँगा, उर्दू पर भी आऊँगा, सभी ज़बानों में बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजी में बोले इसलिए जवाब दे रहा हूँ पहले अंग्रेजी में। माननीय मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ सारे ही सम्मानित सदस्यगण जिन्होंने बड़े संवेदनशील महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे और सुझाव भी दिए, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि हर एक को अपने अपने तजुर्बे और अनुभव को सामने रखकर हर एक ने प्रयास किया है कि देश की एक बहुत संजीदा और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। ये थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य रहा, कुछ हमारे सदस्यगण का ये दुर्भाग्य रहा कि जो नियमावली है और जिस नियम के तहत ये आज ये चर्चा हो रही है वो बड़ी सीमित हो गई। मैं माननीय मोहम्मद अदीब साहब का खास तौर पर आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा को बढ़ाने का एक प्रयास किया है, और मुझे थोड़ा सा खेद हुआ, दुख हुआ कि मैंने प्रस्तुत किए जो हमारे पास दस्तावेज और सूचियां थीं, जो हमारे पास तथ्य थे, जो हमारे पास फैक्ट्स थे, वो हमने ये चाहा कि इस चर्चा से पहले, महत्वपूर्ण चर्चा से पहले कुछ सदस्यगण प्राप्त कर लें, ताकि उनके प्रकाश और रोशनी में और उनकी जानकारी में इस चर्चा को हम और गंभीरता से आगे बढ़ा सकें। और सदस्यगण सब मैं समझता हूं चाहेंगे कि ये सारी सूचना, ये सारे तथ्य उनको हम प्रस्तुत करें, और ये हमने पहले ही फैसला करा है कि आप सभी माननीय साथियों को हम ये सारी सूचनाएं प्रस्तुत करेंगे। आज नहीं तो आगे की भी चर्चा में आपके लिए ये काम आएगा। बहुत सा ये सरमाया आपका और हमारा, इस देश का ये बहुत सारा सरमाया, सूचना का सरमाया हमारी वेबसाइट पर है, लेकिन शायद हम लोगों को इतना अलग से समय नहीं मिल पाता कि वेबसाइट पर बैठकर विस्तार से ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट्स निकाल सकें। इसलिए हम उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रस्तुत करेंगे, और समय समय पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो हम और भी आपको प्रस्तुत करेंगे। आज बहुत सारे सवाल आए हैं, और आपकी अगर आज्ञा हो मान्यवर, आपकी आज्ञा हो, सदस्यगण की अगर आज्ञा हो, तो उसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके जवाब देने का प्रयास करूं। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको मिलना चाहिए, और जिनको आज अगर मैं नहीं दे पाता हूं तो उनको बहुत जल्द उनकी समीक्षा करके और उनके जवाब आपको प्रस्तुत हम बहुत जल्द कर देंगे। इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब माननीय सदस्य ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, मुझे भी एक शेर याद आ गया। Honorable Minister, what you can reply today, you can write to them. I will be happy to reply. No, sir, whatever is possible, reply. Then the rest I will reply. Yeah, बोलिए, आप ही बोलिए। लेकिन शेर प्रस्तुत कर देता हूं। बोलिए। शेर प्रस्तुत कर देता हूं जो आपके अंदाज से मेरे दिल में उभर कर आया कि क्यों ना इस सादगी पे मर जाएं ए खुदा कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। और बात ये भी कुछ थी, कहना तो मैं ये चाहता था कि ना वो समझे हैं ना वो समझेंगे मेरी बात, और उनको दे जहन, और अगर ना दे उनको जहन और तो गर मुझको ज़बां और। अब वो उस ज़बां से मैं कम से कम आपसे ये कह सकूं कि हमें आज खुशी है, और सारे सदस्यगण यहां बड़े प्रसन्न हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशील बात तो कही। अंत में आप जो भी कह गए हो, लेकिन आपने गंगा जमुना को फिर बांटने की बात कर दी। अंत में हम चाहेंगे कि वो संगम बना के रखिए। प्लीज 1 मिनट। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, हम कभी बांटने के पक्ष में नहीं हैं, हम देश को जोड़ने के पक्ष में हैं। और इसी पे मैं आपकी बात करना चाहता हूं। अपनी बातों में वो लफ्जों का हुनर रखते हैं,
अपनी बातों में वे लफ्जों का हुनर रखते हैं, खुशकियों में भी डुबोने का हुनर रखते हैं। झूठ चाहो के सही फिर भी पकड़ जाते हैं, सच किसी का भी हो बहरहाल असर रखते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। मैं इसको मुशायरे में तब्दील नहीं करना चाहता, लेकिन जवाब मेरे पास है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। बहरहाल मान्यवर, क्योंकि ये गंभीर विषय है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हमारे माननीय सदस्य अली अनवर अंसारी साहब ने एक बात ये रखी थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, वो कहकर अपनी बात चले गए, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को हमने आज तक लागू क्यों नहीं किया। आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि 76 पूरी सिफारिशें जो हमको सच्चर कमेटी में मिली थी, उस 76 सिफारिशों में हमने 72 सिफारिश मानी। प्रश्न ये उठा था कौन सी आपने नहीं मानी। एक को हमने डिफर किया था, वो सेंसस वाली बात को हमने डिफर किया था और नहीं माना था, लेकिन उसके बाद आप लोगों की आम चर्चा के बाद अब वो सेंसस, कास्ट का सेंसस हो रहा है। उस पर लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, अलग अलग जहन था, लेकिन कास्ट का सेंसस हो रहा है। जो आंकड़े हमें 1 वर्ष के अंदर मिल जाएंगे और उसके बाद उन आंकड़ों के प्रकाश और रोशनी में शायद हमारे निर्णय और अच्छे हो सकेंगे। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन पर अभी ये फैसला नहीं कर पाई है सरकार, और आप सबकी सहमति नहीं बन पाई है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को अगर सच्चर ने ही पैदा किया था उस आइडिया को, उस विचार को, तो ये मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है, ये माइनॉरिटीज के लिए क्यों नहीं है, ये सबके लिए क्यों है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को सच्चर कमेटी ने सबके लिए कहा था कि जो भी पिछड़े हुए वर्ग या पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, उनको समाज में बराबर का अवसर मिल सके। और जो पहले हमारी व्यवस्था कानून की रही है, संविधान की रही है, आरक्षण की, रिजर्वेशन की, उस व्यवस्था से आगे बढ़कर हम अफर्मेटिव एक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक को अवसर देने का हम एक नया प्रावधान लाएं। इस पर आप सहमति बनेगी, सरकार इसको अवश्य सामने लाएगी। लेकिन इस पर अभी सरकार में भी चर्चा हो रही है और समय समय पर आप बंधुओं से भी चर्चा हुआ करती है। ये सही है कि आरक्षण के संदर्भ में ये कहा गया कि आर्टिकल 341 के मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है। हमने ये निर्णय किया था कि हम ये सुप्रीम कोर्ट पे बात छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य हम प्रस्तुत करके और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले पर बंटवारा बहुत हमारे समाज में है और आपस में है। सुप्रीम कोर्ट हमको इसमें मार्गदर्शन दे दे, और वो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की पीठ है, उस चीफ जस्टिस की पीठ पर यह मामला दर्ज है। और उम्मीद यह है कि जैसे ही आगे इस गर्मी के बाद वो पीठ बैठेगी, अगर उनको समय मिलेगा तो इसको अवश्य वो सुनने के बाद इस पर निर्णय देंगे। 4.5% के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं आरक्षण के। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, हम नहीं कहते कि 4.5% में आरक्षण में हम ये मान लें कि हमने आसमान से सितारे तोड़ के किसी की गोद में लाकर डाल दिए। हमने सिर्फ वही किया जो सच्चर का इशारा था और रंगनाथ मिश्रा ने हमसे कहा था। वो ये कहा था रंगनाथ मिश्रा ने और सच्चर कमेटी ने कि कुछ ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिनको पिछड़ा हुआ माना जाता है या माना जाना चाहिए, उनको पिछड़ों की सूची में रखना चाहिए। वो हैं, मंडल कमीशन के समय से हैं, उनको अलग से मोस्ट बैकवर्ड मानकर उनको अलग से हिस्सा मिलना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने अल्पसंख्यक बैकवर्ड्स को 4.5% के अलग आरक्षण की व्यवस्था बनाने की बात करी, जो इंदिरा साहनी केस की बुनियाद पर है। वो हमने ना इलेक्शन के लिए किया था, ना वो लॉलीपॉप था। इंदिरा साहनी केस के जो परामर्श हमको प्राप्त थे, जो सच्चर कमेटी का इशारा था, रंगनाथ मिश्रा का
का परामर्श था, उसको लेकर हम आगे बढ़े थे। 4.5 क्यों? इसलिए कि रंगनाथ मिश्रा ने ये कहा 8.44% माइनॉरिटीज की बैकवर्ड पॉपुलेशन है। सही या गलत वो जब सेंसस हमको मिलेगा तो वो हमको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन रंगनाथ मिश्रा ने कहा था 8.44 बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं माइनॉरिटीज की, और उसका आधा अगर आप लें, आधा अगर लें तो वो 4.22 होता है। 8.44 का 4.22 होता है। राउंड अप करके हमने उसको 4.5 रखा है। इस पर अगर कोई कमी या इस पर अगर कोई त्रुटि रह गई होगी तो ये सेंसस जब हमारे सामने आएगा, बैकवर्ड सेंसस, तो उसमें बात ये स्पष्ट हो जाएगी। ये अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये बैकवर्ड्स में ही एक हिस्सा कुछ बैकवर्ड्स को दिया गया है, जिसके लिए रंगनाथ मिश्रा ने और जो इंदिरा साहनी का केस था उसने ऐसा कहा था। और अल्पसंख्यक बैकवर्ड्स जो हैं उसमें कौन कौन है ये भी स्पष्ट कर दूं। हमारे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के हम बैकवर्ड्स के सूची मानते हैं, उसमें सिर्फ 5 समुदाय आते हैं, सिर्फ 5। मैं जानता हूं यहां अदीप साहब ने कहा कि सब जैनियों को ही सारे पैसे दे दिए गए। दिल्ली में जैन समाज के साथी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। हमारी जो केंद्र की लिस्ट है उसमें जैन समाज के साथी अल्पसंख्यक नहीं माने जाते, और वो इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि बाल पाटिल का केस और वो जो 11 जजेस का एक फैसला था उसमें ये कह दिया गया था कि अब आप अल्पसंख्यक जिसको भी घोषित करेंगे वो स्टेट की बुनियाद पर करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज के रूप में अल्पसंख्यक हो, चाहे वो रिलीजन के रूप में अल्पसंख्यक हो, आप नेशनल कोई माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और 11 जजेस का फैसला है। 11 जजेस के फैसले को 3 जज, 4 जज, 5 जज बदल नहीं सकते। तो जब 11 जजेस के सामने या 11 से ज्यादा जजेस के सामने ये मामला जाएगा तो इसको हम तय कर सकते हैं। मेरे मित्र और साथी यहां बैठे हैं, प्रदीप जैन साहब, ये तकरीबन हर हफ्ते मुझसे कहते हैं कि और अल्पसंख्यक अगर आपकी सूची में हैं तो हम क्यों नहीं, जैन समाज के लोग क्यों नहीं हैं। अलग अलग प्रांतों ने, कम से कम 8 ऐसे प्रांत हैं जहां जैन समाज के लोगों को इस सूची में रखा गया है, लेकिन प्रांत में रखा गया है। हमें केंद्र में अभी रखने का ये आज्ञा हमें प्राप्त नहीं है, और केंद्र में भी अगर आएंगे, जब हमें आज्ञा प्राप्त होगी तब भी ये देखना होगा कि इनका पिछड़ापन है तो कितना है, और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है। जो आज स्कॉलरशिप्स हम बांट रहे हैं, और क्योंकि अदीप साहब ने इस चर्चा को छेड़ते हुए ये पूछा कि आपने 1 करोड़ 40 लाख की स्कॉलरशिप्स की बात की है, तो क्या स्कॉलरशिप्स एक ही कुछ ही बच्चों को बार बार आप देकर उसको 1 करोड़ 40 लाख बता देते हैं? मैं आपको सारे तथ्य पेश करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता देता हूं कि इन स्कॉलरशिप्स के मामले में अलग अलग हम जितना पूरा पैसा स्कॉलरशिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और उपयोग में लाते हैं, उसमें हर वर्ष हर प्रांत के लिए आबादी के हिसाब से और हर प्रांत में अल्पसंख्यक आबादी और विभिन्न अल्पसंख्यकों की आबादी के हिसाब से हम एलोकेशन करते हैं, और उसमें फ्रेश और रिन्यूअल्स का अलग अलग एलोकेशन करते हैं। नई स्कॉलरशिप्स कितनी होंगी उसका हम अलग से एलोकेशन करते हैं। जैसे कि इस वर्ष में हमने टारगेट बनाया था 55,000 का हमने टारगेट बनाया था जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं। उसमें से 19,505 फ्रेश स्कॉलरशिप्स थी और 22,929 रिन्यूअल्स थी। तो रिन्यूअल्स भी होती हैं, और ये भी, और 3 साल ये स्कॉलरशिप्स चली हैं, 1.5 करोड़ पर ये स्कॉलरशिप्स पहुंची हैं। और हमने से यहां से अभी बात कही गई कि आप इन स्कॉलरशिप्स को डिमांड बेस्ड कर दीजिए, यूनिवर्सलाइज कर दीजिए, इस पर कोई सीमा मत रखिए। ये हमने 12th प्लान में प्रस्ताव रखा है प्लानिंग कमीशन के सामने, क्योंकि स्कॉलरशिप से बढ़कर और कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती। और ये स्कॉलरशिप्स की जहां बात है वहां इतना बता दूं कि फ्रेश स्कॉलरशिप्स में पिछले साल में जो हमने मुस्लिम समुदाय के लिए रखी वो 100% उनको मिली। जो हमने ईसाई समुदाय के लिए रखी 100% उनको मिली।
सिख समुदाय के लिए हमने रखी 100% उन्होंने ली। बुद्धिस्ट समुदाय के लिए हमने रखी उसमें सिर्फ 41.07 बुद्धिस्ट समाज के लोगों ने ली और पारसी समाज के लोगों ने पूरी 100% ली। हमें सबको बराबर देना होता है, चाहे वो अपनी स्कॉलरशिप को लें या ना लें। प्रयास ये होता है कि वो स्कॉलरशिप्स उनको हिसाब से मिले, ताकि ये ना कोई कह सके कि एक समुदाय को स्कॉलरशिप मिली, दूसरे समुदाय को स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप्स को हमने ऑनलाइन कर दिया है इस साल से। आने वाले वर्षों में सारी स्कॉलरशिप्स ऑनलाइन हो जाएंगी। बच्चे ऑनलाइन जाकर अपनी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको सीधा सीधा चेक उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। यूआईडी नंबर के बाद इसमें और भी सुविधा आ जाएगी। तो स्कॉलरशिप्स में कहीं पर ये कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या कहीं आती है तो लोन्स में आती है। अक्सर आप लोगों को ऐसा लगता है और ऐसा खेद व्यक्त भी किया गया है कि लोन्स में कितना लोन हम दे पा रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स जो हम दे रहे हैं वो हम कितना दे पा रहे हैं। उस प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स को लेकर एक प्रश्न उठता है कि ये किसको मिल रहा है। और जो काम आपने एमसीडीज में आपने किया है, जो 3,000 करोड़ रुपया 3,500 करोड़ रुपया एमसीडी में सर्फ हो रहा है, वो किसको जा रहा है। एमसीडीज में 90% आबादी, एमसीडीज की 90% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। तो जब हम एमसीडी में पैसा खर्च करते हैं तो उसमें वो 90% उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। मैं समझता हूं ये ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हां, अगर सड़क बन रही है तो सड़क बनकर हम ये नहीं बनाकर कह सकते कि इस पे सिर्फ मुसलमान या ईसाई चलेंगे। सड़क पर हर हिंदुस्तानी चलेगा और सड़क वहां बनेगी जहां मुसलमान, ईसाई, ज़ोरास्ट्रियन, बुद्धिस्ट ज्यादा रहते हैं, सिख ज्यादा रहते हैं, वहां पर सड़क अवश्य बनेगी। सड़क वहां नहीं बनेगी जहां पर इन लोगों की आबादी कम है हमारी ओर से। लेकिन हम ये मानकर चलें कि सड़क सिर्फ हम नहीं बनाएंगे इनके लिए, और लोग भी सड़क बनाएंगे। हमारा दूसरा मंत्रालय भी सड़क बनाएगा। और इसलिए जिस मंत्रालय के 11 ऐसे मंत्रालय हैं जिनके हम टारगेटिंग कर देते हैं कि उनके मंत्रालय से कम 15% जो फायदा है वो अल्पसंख्यकों को जाना चाहिए, वो फिगर्स हमारे पास हैं। और उसमें से ऐसे मैं समझता हूं 90% ऐसे टारगेट्स हमने फिक्स करे हैं, जो 15% टारगेट्स हम हर वर्ष मीट करते हैं। इन टारगेट्स को 2 बार हर क्वार्टर में 3 महीने पर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनकी समीक्षा करती है। उसके बाद ये सेक्रेटरीज की कमेटी के सामने जाता है और फिर 2 बार कैबिनेट के सामने ये सारे जो लक्ष्य हैं जो पूरे हुए हैं या नहीं हो पाए वो कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं और रखे जाते हैं। प्रश्न सिर्फ इसका है, क्या हम ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं? क्या हम ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं? क्या हम ये सिर्फ ईसाइयों के और सिख बिरादरी के लोगों के लिए कर रहे हैं? हमारा जवाब ये है कि हम करना चाहते हैं पूरे समाज के लिए, और पूरे समाज को एकत्रित आगे करके हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पीछे रह जाता है। जो पीछे रह जाता है उसका हाथ थामना पड़ता है। हाथ किस किस का थामना है, कहां थामना है, कैसे थामना है, वो हमारा कानून और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि आपने हाथ बहुत देर तक थाम लिया। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि आपने हाथ थामा ही नहीं। कभी कभी आप ये कहते हैं कि गोद में बैठा रहे हैं। कभी कभी आप कहते हैं कि ये तो कंधे पे लाद रहे हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि आपने पीछे छोड़ दिया। ये समय समय पर समीक्षा होगी और हमें करेक्टिव समय समय पर लगाने पड़ेंगे कि क्या हमने जो लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य अब हमने अचीव कर लिया है या इसको हमें आगे लेकर बढ़ना है। और मैं आपसे एक विनती करता हूं कि ये कहीं सेहरा बांधने की बात नहीं है, ये किसी को दूल्हा बनाने की बात नहीं है। अब चुनाव नहीं है, हमको यहां सिर्फ ये तय करना है कि कभी आप और कभी हम और कभी आप इस देश के मुखिया बनकर इस देश को चलाएंगे। और इस देश को चलाने के लिए ये देश कैसा हो, कितना उज्जवल हो, कितने लोग सुखी हो इस देश में, जो हमारे बीच की दरारें हैं वो कैसे समाप्त हो, ऊंच नीच की जो दूरी है वो कैसे समाप्त हो, हर एक को ऐसा अवसर मिले कि हर व्यक्ति ये कह सके कि हां हम खुशहाल हैं,
हम योगदान भी देते हैं अपने देश के लिए, हम देश की सेवा भी करते हैं और देश हमारी देख रेख और हमारी देखभाल भी करता है। मैं मानता हूं कि जब लोकतंत्र में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में कभी ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक ने बहुत ज्यादा ले लिया तो अल्पसंख्यकों की शिकायत आती है। कभी बहुसंख्यकों को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा मांग रहे हैं तो उनकी भी शिकायत आती है। ये हम संवाद से दूर कर सकते हैं, ये हम एक दूसरे पर हम कोई आरोप लगाकर या उंगली उठाकर इसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, ना हम कर पाएंगे। इसलिए हम सब संवाद से इस समस्या का निराकरण करें। समस्या का निराकरण इसलिए हमें करना है कि हम सब संविधान से जुड़े हैं। ये कांग्रेस पार्टी का या यूपीए का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे संविधान का कार्यक्रम है। हमारा संविधान ये कहता है कि इस देश के कुचले, पिछड़े और शोषित वर्ग के जो लोग भी हैं उन्हें आगे बढ़ाना है। कुछ को संविधान ने आइडेंटिफाई किया, कुछ को संविधान ने व्यवस्था बनाकर दी। कहीं पर संविधान ने यह कहा कि समय समय पर सरकार और पार्लियामेंट इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है और इस व्यवस्था में जिसको जोड़ना है उसको जोड़ ले, जिसको घटाना है उसको घटा ले, लेकिन समय समय पर यह फैसला हम पर छोड़ा है। और जो हमें समझ आता है और जो हमारे अनुभव है, जो आदेश हमें जनता से प्राप्त होते हैं, आप और हम मिलकर उसको आगे लेकर चलते हैं। विवाद होते हैं, विवाद का हम समाधान निकालने का यहां प्रयास करते हैं और समाधान निकलते भी हैं। और खुशी की बात यह है कि समाधान निकलेंगे। हमारे बीजेडी के सदस्य उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे लेते हैं? डिस्ट्रिक्ट को हम लेते हैं 25। सुझाव आया था कि इसको यूनिट को डिस्ट्रिक्ट के बजाय ब्लॉक कर दिए। तो डिस्ट्रिक्ट को हमने लिया, जो स्कीम है 25% आबादी जहां अल्पसंख्यकों की है 25%, और अगर 20% है लेकिन 5 लाख की आबादी है तो उसको भी हम सम्मिलित करते हैं। ऐसे 90 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं और उसमें मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो मुसलमानों के हैं। 66 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, 66 में। लेकिन यह माना गया है और लोगों का अनुभव यह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में तो आपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में अल्पसंख्यक जहां रहते हैं वहां पर आप अगर ज्यादा अपना फोकस करें और कंसंट्रेट करें तो बेहतर होगा। प्रयास यही होता है। हम चाहते हैं कि स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने या जो भी हम एमएसडीपी में दें वो उसी क्षेत्र में जाए, लेकिन कभी उस क्षेत्र में भूमि नहीं मिल पाती, कभी उस क्षेत्र में कोई और समस्या होती है। यह भी संभव है कि सरकार पूरी तरह से, प्रांत की सरकार पूरी तरह से अपना सहयोग ना दे। तो इसलिए अब 12th प्लान के लिए हमने प्लानिंग कमीशन को एक सुझाव दिया है। एक सुझाव तो यह है कि 25% से आबादी घटा के 15% कर दें, क्योंकि अल्पसंख्यकों के मामले में हर जगह 15% ही माना गया है और यह स्टैंडिंग कमेटी ने भी हमको यह परामर्श दिया है। अब यह संभव होगा कि नहीं होगा, ये तो जब प्लानिंग कमीशन का फैसला आएगा और आपके सारे नेतागण वहां रहेंगे तभी ये हमको पता चल पाएगा। लेकिन दूसरा प्रस्ताव यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट को ना लेकर हम ब्लॉक को ले लें, और ब्लॉक को लेने में यह संभव है कि जो आज अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कुछ ब्लॉक्स में हम पहुंच जाएंगे और वो ब्लॉक्स हमारे अवश्य कवर हो जाएंगे। एक बात ये उठी कि आप इसकी निगरानी कैसे करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। मैं मानता हूं और हमारे नकवी भाई ने यह भी कहा कि मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटी की बैठक नहीं होती। अभी हनुमान राव जी ने यह कहा, हमको 3 दफा कलेक्टर ने कहा कि मॉनिटरिंग की बैठक करेंगे और नहीं की। जब मैं मंत्री बना था तो उस समय एमपी एमएलएस का इसमें कोई रोल ही नहीं था। हमने एमपीज को इसमें इन्वॉल्व किया, एमएलएस को इन्वॉल्व किया और एमपीज को उनके अपने क्षेत्र और राज्यसभा के एमपीज को उनके प्रांत के किसी क्षेत्र के लिए निगरानी में हमने उनको सम्मिलित किया। लेकिन मैं समझता हूं उचित ये होगा कि जिस तरह से और निगरानी समितियां हमारी व्यवस्था में हैं, वैसे 15 पॉइंट प्रोग्राम की निगरानी समिति की भी अध्यक्षता जो है वो एमपी करे तो बेहतर होगा। ये भी प्रस्ताव हमने प्लानिंग कमीशन के सामने अगली स्कीम के लिए रखा है। लेकिन नेशनल लेवल मॉनिटर्स भी हमने, वो लोग जो पदमुक्त हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनको ट्रेन करके
there is no specific time frame. We expect that every 3 months the meeting should be held. And you know, wherever there is an MCD, minority concentrated district, the plan that we have to pay money for, that plan has to come from that committee. और अगर कमिटी की बैठक नहीं होती है तो फिर वो प्लान हमारे पास नहीं आएगा. फिर प्रश्न ये उठाया जाता है that 3,000 crore were given to you, but you have only released 2,000 crores. Now we can't release money to a state or a district that is not sending us a plan. That plan that can be approved. Our experience in Kerala, the committees were constituted 1 year back, but no meeting is held. But Not a single meeting in Kerala. We are all supposed to be members in 2 or 3 districts. I have a little difficulty there. I write and urge, I even go and request chief ministers. I write and urge, but I have no option today to say that if you don't hold a meeting, I will stop the money. I have no option to say that if you don't hold the meeting, I will come and hold the meeting. We have to have some sense of cooperation between the center and the state. And I do believe that this is important for the state as well. But sometimes they are overtaken by other issues, overtaken by more urgent and pressing necessities. But I will request all the honorable members here, please use everything at your command to persuade your districts and your government to ensure that both at the state level and at the central level, these issues are resolved, and that the meeting takes place regularly, not only to monitor, but also to propose some useful things to us. We have there are many other proposals that have been made here. One proposal is about central forces that Ram Kirpal Yadav ji made. He also made a proposal about Kendriya Vidyalaya. As when I send you details, you will see that हर मंत्रालय में, हर कार्यक्रम में प्रयास ये किया जाता है कि इंक्लूजन हो, सब लोगों को सम्मिलित किया जाए, उसमें किसी को बाहर ना रखा जाए, लेकिन ज्यादा ध्यान माइनॉरिटीज को दे, ये मान करके वो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं और उनको हमें साथ लाना है. Now in Kerala, let me just say this to you, in Kerala, unfortunately, in the scheme of things, in Kerala, every district is above national average in terms of development. And what we do is, we give only to districts that have 25% population, but are below national level on those main indexes that we have created. So Kerala, unfortunately, does not get the benefit of MCD. So in the revised plan, possibly, states like Rajasthan, where the populations are low, states like Kerala, where populations are high, but also the development index is high, maybe we'll be able to find some via media in which at least some of these programs. You are the victims of your good fortune to be what you are. Everyone wants to learn from you. If the whole country becomes like Kerala, then we will not need programs like these. Then we can do some other programs. But एक बात ये कही गई कि बजट बहुत कम है. तो किया, मैं उसका कोई आंसर नहीं दिया. केंद्रीय विद्यालय में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है, फोर्स में कमी है, बिहार में जो पैसा आपने दिया वो खर्च नहीं हुआ है. तो प्लीज उसको देखिए जरा. No more question. नहीं, Ramgopal, you already asked. Yeah. Sir, additional questions can be written to the minister, not now. मैं एक बात कह दूं सिर्फ. Write to the minister. माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सभी सदस्यों का जवाब दिया है. कुछ जवाब होंगे जो अभी इतना समय नहीं दे सकते, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट होगी आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी विस्तार से इस बारे में सभी सदस्यों को सूचना दे दें लिखित रूप में. ये तो सब जाएगी. Let him complete. मंत्री महोदय, मैंने एक सवाल उठाया. मुस्लिम, बहुत गरीब जो मुस्लिम है, उनके लिए आश्रमशाला जैसी रेसिडेंशियल स्कूल कम से कम हर जिले में एक बनाने के बारे में बोला था. वो करिए. Are you yielding to Adib? सदस्यों को just one minute. मैंने माननीय सदस्यों को कहा कि जो अच्छे सुझाव हैं उन पर हम विचार करके और देखेंगे उनको हम
अगर उनको अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर सकते हैं तो करेंगे। Are you और yielding to Ms. जो Shadi? प्रश्न हैं उनके जवाब देंगे, लेकिन अंत में मैं सिर्फ इतना कह दूं कि हमारे मित्र नकवी साहब ने ये कहा था कि जब प्रश्न उठा था तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, और अब तो मंत्री जी ने जवाब दे दिया। बोल दिया, विस्तार से बोल दिया। सर आदिब, सर, आर यू yielding to Adib? सर मैं सिर्फ 2 क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। आपकी No, he is the initiator, so I allow. Nobody else. के बाद He is मैं the कोई one who बहस नहीं करना initiated, चाहता। so I allow. मैंने 3 सवाल पूछे Consideration थे for him. कि जो मंत्रालय 13 मंत्रालय जो आपसे गवर्न होते हैं, जिसके आप नोडल मिनिस्ट्री हैं, मिसाल के तौर पर कुछ मकान मिलते हैं गरीबों को, आंगनवाड़ी की स्कीम्स हैं, दूसरी जितनी स्कीम्स हैं जो 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत भर्ती का मसला है, इनमें आप क्या ये डिटेल इस हाउस को देंगे बाइफरकेट करके कि कितने परसेंट कितने लोग कहाँ आए, लोन कितने परसेंट कहाँ दिया गया, जहां तक Okay, that's all. You can only ask a question. उसी का जवाब नहीं आया सर। No. Put the दूसरा question. सर ये कि स्टैंडिंग That's not कमेटी, possible. I क्या allow you, and माइनॉरिटी therefore you are की taking a स्टैंडिंग start on कमेटी it. बनाने के लिए आप सोचेंगे? Yeah. स्टैंडिंग कमेटी इसकी होनी चाहिए। तीसरा सवाल ये सर कि जितने क्रिश्चियंस के और मुसलमानों के डायरेक्ट स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं 50-100 साल से, उनको क्या आप डायरेक्ट फंडिंग देके ऊपर बढ़ाने का कोई प्रयास करेंगे? अगर आप डायरेक्ट उनको पैसा देते हैं, इस्लामिया स्कूलें खुले हुए हैं यूपी और बिहार के हर जिले में और सिसक रहे हैं, अगर आप उनको फंडिंग करके डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील करें तो आपके मसाइल, इससे मुसलमानों को और माइनॉरिटी क्रिश्चियन दूसरों को फायदा होगा। ये आपकी स्कीम में है। हो गया। जवाब नहीं आया सर। सर मैं आएगा, जवाब आएगा। मैं माननीय No, Ramgopal, no. सर मैं माननीय सदस्य को No, you are not allowed. सर मैं Only he is initiator, so I allowed you. आप बैठिए, you are not allowed. He initiated, so I allowed you. सर मैं माननीय सदस्य को जवाब दे देता हूँ। वक्फ का जो मामला है दे दीजिए। वो सिलेक्ट कमेटी से हमको रिपोर्ट। आदिब साहब को भी no question. You didn't speak. You didn't know. Not allowed. सर मैं Now you reply this unfinished. जो वक्फ का मामला है वो सिलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आ गई है। बहुत जल्द आपके सामने, हाउस के सामने वक्फ का बिल आएगा और उसमें इनकी जो चिंता है, उस चिंता का कुछ हम लोगों ने निराकरण निकाला है। रही जो बात माननीय सदस्य ने कही सर, No, please. वक्फ का जो No, please, Ram Kripal, और जो please. Let माननीय him reply. सदस्य ने कहा सर मैं उनके एक बिंदु का विस्तार से जवाब भी दूंगा, और अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा, तुम यूं ही साथ देने का वायदा करो और मैं यूं ही नग़्मे सुनाता रहूंगा। धन्यवाद। House adjourned to meet tomorrow at 11 AM. Half an hour discussion, 1